आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, और चलती रहेगी जिंदगी में आज खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे और खास मौजू वैक्सीनेशन के हवाले से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का हमारा मौजू थोड़ा मुख्तलिफ है। रोजाना हम नाज़रीन के लिए शो लेकर आते हैं और इस शो में आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे आप अपनी राय हासिल कर सकते हैं। कई तरह के सवाल उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से अभी भी थोड़ी लोगों में हिचकिचाहट ज़रूर है। हर पैमाने से लोगों को बेदार करने की कोशिश की जाए तो न्यूज़ 18 उर्दू भी इसी कड़ी में एक अपना ताउन पेश कर रहा है, ताकि लोग बेदार रहें और वैक्सीनेट खुद को कराएं। साथ ही साथ कोरोना दौर में हमने देखा कि कई ऐसे कारनामे लोगों ने किए जिसकी मिसालें पेश की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आज अपने शो में आपको मिलवाएंगे और उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, इससे जानने के लिए सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद उस शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना दौर में आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद उनकी सताइश हो रही है, तारीफें हो रही हैं। ये है संतोष हुलावाले। संतोष गुज़िश्ता 20 सालों से रोबोटिक्स में काम करते हुए 48 रोबोट डिजाइन कर चुके हैं, जिनमें से अब तक संतोष ने 18 रोबोट बनाए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में संतोष के बनाए गए 3 ऐसे रोबोट हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं। संतोष का दावा है कि उनके बनाए हुए ये रोबोट कोरोना के मुश्किल वक्त में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। संतोष का बनाया हुआ पहला रोबोट क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक मरीजों को एंटरटेन करेगा और जिस तरह से कोरोना काल में मैन पावर की कमी देखी जा रही है, काफी हद तक उसकी कमी को भी दूर कर सकता है। और दूसरा रोबोट कई तरह के काम अंजाम देगा, जिसमें मरीजों की जरूरत के सारे काम शामिल हैं, जैसे दवा, पानी और खाना मरीजों को देना। और तीसरे रोबोट की खासियत ये है कि ये रोबोट बेहद मजबूत है। ये रोबोट तकरीबन 20 किलो वजन आसानी से उठा सकता है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 4 रोबोट्स हैं। इनमें से ये जो 3 रोबोट्स हैं, इनका हमने स्पेशली अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसे असिस्ट करने के लिए इनका हमने निर्माण किया है। तो ये जो आप पहला रोबोट देख रहे हो, इसका नाम है SHR, यानी कि सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। और ये जो दूसरा रोबोट है, इसका नाम है MSR S1, यानी कि मल्टीपल सर्विस रोबोट साइज 1। और ये जो तीसरा रोबोट है, इसका नाम है DMR S1, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट रोबोट साइज 1। तो ये भी इस रोबोट का सबसे छोटा साइज है। हम इसमें और 2 बड़ी साइजेस उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल संतोष के इजाद किए गए इन रोबोट को अभी तक ना तो भारतीय हुकूमत और ना ही महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से किसी तरह की परमिशन मिली है, लेकिन जिस तरह से नौजवान इंजीनियर ने कोरोना के इस मुश्किल वक्त को ध्यान में रखकर इन रोबोट को बनाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो संतोष के बनाए गए रोबोट क्या कुछ कर सकते हैं, आपने तफसील से जाना। और संतोष वासुदेव हुलावाले साहब अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में, जिनका तारुफ करा दे। हमारे साथ एक खास डॉक्टर भी हैं जिनका तारुफ करा दे, डॉक्टर यश गुलाटी साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही साथ संतोष वासुदेव हुलावाले साहब, आपको भी वेलकम करते हैं अपने इस खास शो में चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। दरअसल आपने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया जिसके बाद हमें आपको मदऊ करना पड़ा। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कोरोना दौर में आखिर ऐसा क्या लगा जिसके बाद आपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 रोबोट तैयार कर दिए। बिल्कुल, ये जो कोरोना की स्थिति चल रही थी, मुझे क्योंकि रोबोटिक्स में 20 साल का अनुभव रहा है, तो इस स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और इसलिए मैंने ये तीनों अलग अलग रोबोट्स बनाए जिनका अलग अलग काम होगा कोरोना को हैंडल करने के लिए।
जी, तो ये 3 जो रोबोट हैं उनके काम क्या है, वो अलग अलग काम क्या कुछ कर रहे हैं, और उस हवाले से क्योंकि रोबोट के साथ भी मौजूद हैं संतोष साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे तफसील से। यश गुलाटी साहब का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यश साहब हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज चल रहा है, लेकिन इसमें भी अभी अगर गाँव की बात करें या शहरों की बात करें, गाँव में ज्यादा लोगों में बेदारी नहीं है, वैक्सीनेशन के हवाले से लोग डर रहे हैं। हम और आप मिलकर लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी रह गई, या फिर वो जो कमी थी लोगों के डर में तब्दील होती हुई जा रही है, उस कमी को दूर नहीं किया जा पा रहा है? क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखो ऐसा है कि वैक्सीन की पहली बात तो जो है ना कि वो हम इतना अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पहली बात तो ये है। और जो कैंपेन तो बहुत सारे हम चला रहे हैं, सब लोग, सरकार भी चला रही है, आप भी चला रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, सब लोग। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है सब विलेज लेवल तक पहुंच रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग डर रहे हैं। अब जो सवाल ये है कि वैक्सीन क्या है, क्या हम वहां तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे पास वहां लोग हैं लगाने के लिए कि नहीं। मुझे ऐसा लोग नहीं मिले हैं जो ये कहें कि हम डर रहे हैं। कुछ शुरू में डर था, लेकिन अब तो इतने करोड़ों लोगों ने लगा लिया है, तो सबने देख लिया कि ऐसा कोई खास किसी को साइड इफेक्ट हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि वो डर तो शायद चला गया। एक वो, मैं कई बार लोगों को, कई मरीज डरते हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ, एक एडवर्टीजमेंट भी आती है कि वो डर के आगे जीत है। बिल्कुल, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। तो सब, मुझे लगता है कि अब ये डर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया है। अब तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन है, क्या हमने इतना अरेंजमेंट किया है कि यानी ये कहा जा सकता है कि डर वाले मरहले से हम गुजर चुके हैं। लेकिन कई खबरें ऐसी मौसूल होती हैं जो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, जिसमें लोग डर का इजहार करते हैं। उनका कहना होता है कि आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, वो सोचेंगे। हर तरह का तबका होता है, तो उसमें जो उनको रीअश्योर करना जरूरी है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन ज्यादा लोग अब डर नहीं रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। ठीक है, वैक्सीनेशन के हवाले से आपसे कई सवाल करेंगे, और साथ ही कौन कौन से लोग हैं ऐसे जो वैक्सीन के हवाले से थोड़ी से वक्त की उन्हें जरूरत होनी चाहिए, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। संतोष साहब, आपने 3 रोबोट बनाए, तीनों रोबोट के अलग अलग काम हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, और आपको ऐसा क्या लगा कि आपको 3 रोबोट कोरोना के दौर में बनाने चाहिए, और इस हवाले से क्या आपको मंजूरी मिल गई है कि इन रोबोट का इस्तेमाल कोरोना के पेशेंट के लिए किया जा सके? परमिशन मिल गई है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई ऐसे परमिशन मिली नहीं है, क्योंकि बात चल रही है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इन रोबोट्स को एक्चुअली काम में लाने के लिए। तो इन रोबोट में जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये ऑटोनॉमस है, मतलब ये स्वयं चलित है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी जो मैन पावर का शॉर्टेज चल रहा है, इसमें हमें ऐसे रोबोट्स चाहिए जो खुद ब खुद काम करेंगे। इन रोबोट को किसी को चलाना नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन रोबोट्स को, जो कोरोना फैसिलिटी है या क्वारंटाइन सेंटर है, उसके हिसाब से इन रोबोट्स को एक बार प्रोग्राम करना होता है। उसके बाद हमें बस सिलेक्ट करना है इस रोबोट में कि हमें इससे क्या काम कराना है, और वो रोबोट वो काम अपने आप करेगा। तो इससे जो मैन पावर पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल सर्विस रोबोट है, ये वो काम करेगा। तो ये रोबोट क्या काम करेगा, ये रोबोट पेशेंट्स को खाने पीने की चीजें हो गई या दवाइयां हो गई, अपने आप जाके दे के आएगा। तो इससे जो काम है वो कंटिन्यूसली होगा, मतलब बिना किसी के हेल्प के होगा। दूसरा, आप जैसे मेरे पीछे रोबोट देख सकते हो, SHR सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इस रोबोट की जो खासियत है वो ये है कि ये रोबोट सिर्फ इंसानों जैसा दिखता नहीं है, बल्कि इंसानों जैसा कुछ काम भी करता है। तो जो पेशेंट्स है जो बहुत समय से अकेले हैं, उनसे ये बातें कर सकता है, ये उनका मनोरंजन कर सकता है, इसके अलावा उनको खाने पीने की चीजें लाके दे सकता है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि कोई पेशेंट 15-16 दिन से अकेला हो और कोई ऐसा रोबोट आके उसे एक जादू की झप्पी दे, तो सोचिए उसको कितना मजा आएगा। मतलब तो उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये रोबोट डिजाइन किया। और एक जो रोबोट है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो DMR डिजास्टर मैनेजमेंट रोबोट। और इस रोबोट को खासकर मैंने आपातकालीन स्थितियां होती है, जैसे कि इमरजेंसी कुछ होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए बनाया है। तो ये रोबोट क्या कर सकता है, ये रोबोट आग बुझा सकता है। ये रोबोट कोई केमिकल गैस लीक या कोई न्यूक्लियर लीक हो गया हो जहां पर इंसान जा नहीं सकता, वहां पर ये रोबोट जाके वो जो इश्यू है उसको सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा इस रोबोट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि इसमें से जो हाथ है वो निकालकर इसके ऊपर हम सैनिटाइजर मशीन लगा के सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इस रोबोट में कोई चेयर मल्टीपर्पज को एम्बुलेंस से अगर क्वारंटाइन सेंटर लेके जाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो
मल्टीपर्पज है। तो ये सब चीजों, अलग अलग चीजों का ये रोबोट्स हमें हेल्प कर सकते हैं इसमें। जी, कई सवाल आपसे हम करेंगे, कितना वक्त आपको लगा बनाने में और कितने लोगों का साथ आपने लिया इन रोबोट को बनाने में। यश साहब, आपने संतोष साहब की बातें सुनी। डॉक्टर हमेशा जो पेशेंट हैं उनको दवाइयां तो दे देते हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के हवाले से, स्ट्रेस ना लेने के हवाले से भी बात करते हैं। डॉक्टरों का ये कहना होता है कि दिमाग से ही पूरा निजाम चलता है। ऐसे में संतोष साहब की इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बहुत अच्छी कोशिश है। दुनिया के कई शहरों में ऑलरेडी रोबोट्स काम कर रहे हैं। हमारे कंट्री में भी, बेंगलोर में भी एक रोबोट है जिसका नाम मित्र है, वो काम कर रहा है एक हॉस्पिटल में, जिसमें वो टेम्परेचर देखता है, सब कुछ देखता है, उस पर कैमरा लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी एक सोच है, बहुत अच्छी ये पहल है। और मुझे लगता है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लोगों को एनकरेज करना चाहिए। हम अपने आप को कहते हैं कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, सब कुछ, तो हमारे जो लोग ये डेवलप कर रहे हैं उनको जरूर डेवलप करना चाहिए। मुझे 2 लाइन याद आती हैं इसके ऊपर कि रोशनी दूर तलक जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि सलीके से जलाओ मुझको। क्या बात है। तो हमारी जो सरकार है उनको भी देखना चाहिए कि हमारे लोगों को एनकरेज करे, जहाँ छोटी मोटी हेल्प चाहिए, छोटी मोटी कमी है, उसको पूरा करें और ये इसको आगे बढ़ाएं। हमको ये ऐसे लोगों को जरूर एनकरेज करना चाहिए जो हमें दूसरों से रोबोट वगैरह ना मंगाने पड़े, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में और मुंबई में ही इसकी तैयारी की गई। संतोष साहब की इसमें कोशिशें शामिल रही। संतोष साहब, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि वक्त के हवाले से आपसे सवाल मैं करूंगी, तो कितना वक्त लगा इन तीनों रोबोट को तैयार करने में और कितना मैन पावर लगाई? देखिए, ऐसा है कि जो पहला रोबोट बनता है, आप जो मेरे पीछे रोबोट्स देख रहे हो, ये इसके जैसा पहला रोबोट है। तो अभी इन रोबोट को मैंने अकेले बनाया है, इसमें मेरी टीम ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जो पेटेंट्स होते हैं, वो पूरे मेरे पास रहते हैं, इसके वजह से। अब इन रोबोट्स की जो कॉपीज बनेगी उसमें मेरी टीम मेरी मदद करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रोबोट है MSR, जो मल्टीपल सर्विस रोबोट है, इसको बनाने में मुझे लगभग 3 महीने लगे थे। जो आप ये देख सकते हो SHR, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, फुल विंडो ले लीजिए ताकि रोबोट की तस्वीर दिखा रहे हैं संतोष साहब, तो हम देख सकें। जी संतोष साहब, बताएं आप। हाँ, तो और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट रोबोट है, जो आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करने का रोबोट है, उसको लगभग मुझे 2 महीने लगे थे बनाने के। तो लगभग आप समझ सकते हो कि जो 1 साल का जो क्वारंटाइन पीरियड था, हाँ, इसमें मैंने ये 3 रोबोट्स बना लिए। और अभी हमारी वही कोशिश है कि ये तीनों रोबोट्स को, अभी मैं मेरे टीम को ट्रेन करूंगा कि इन रोबोट्स की हम मल्टीपल कॉपीज, मतलब और सारे रोबोट्स इसमें से कैसे बना सकते हैं। तो इन तीनों रोबोट को आपने अकेले ही बनाया? ये हमारी कोशिश होने वाली है। इन तीनों रोबोट को आपने अकेले ही बनाया है? अकेले बनाया, हाँ बिल्कुल अकेले बनाया। इसके पहले भी मैं बहुत सारे रोबोट, हाँ, या बिल्कुल इसके पहले भी मैं बहुत रोबोट्स बना चुका हूँ, 18 रोबोट्स बना चुका हूँ। वो सारे मैंने अकेले बनाए हैं, क्योंकि इससे जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं वो मेरे पास रहते हैं टोटली। जी, आपकी कोशिश को सलाम न्यूज़ 18 उर्दू करता है। यश गुलाटी साहब, आपके पास आएंगे। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर आपने सवाल कहा था, क्या हमारे पास वैक्सीन इतना है कि हम सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाए या नहीं? हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि मरकजी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन फ्री कर दिया, यानी रियासतों को फ्री दिया जाएगा। अब सवाल ये उठने लगा कि जब वैक्सीन की किल्लत थी, कमी थी, उस वक्त सवालात खड़े किए जा रहे थे, और अब ऐसे स्टेज में जब सभी को फ्री देने की बात कही जा रही है, तो क्या उसकी पूर्ति कर सकते हैं? नहीं, देखो, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सबको वैक्सीन फ्री दे दी जाए। ये मैं इस बात में बिल्कुल मानता नहीं हूं इसको। कि मेरा ये मानना है कि जो लोग के पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उसके लिए पे करना चाहिए। और प्राइवेट में भी जो जहां दे रहे, जैसे 25% प्राइवेट में दे रहे हैं, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वहां जाके ले लें। 75% गवर्नमेंट में फ्री है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो कोई और रीजन है, वो जाके फ्री ले लें। तो दोनों मिक्स करके मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ठीक है। क्यों सबको फ्री दिया जाए? की है सरकार ने। हाँ, तो ये ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री नहीं है और ना ही होना चाहिए। 25% प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया। जी हाँ, ये आदत गलत है कि सब कुछ फ्री की आदत गलत है। जहाँ लेकिन मांग की जा रही है कि सबको फ्री होना चाहिए था। कुछ सेक्शन को छोड़ देना क्या सही है कि नहीं? एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं कि कुछ आप एक चीज ठीक करोगे तो उसने उसको गलत बोलना है। भाई, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास
जो लाखों रुपए कमाता है वो अपने 1,000 रुपए क्यों नहीं दे देगा भाई वैक्सीन के लिए, क्या प्रॉब्लम है? तो बाकी ताकि ये जो जिसके पास पैसे हैं वो खर्च करेगा तो गरीब आदमी के लिए पैसा बचेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि सबके लिए फ्री कर दो, नहीं मैं नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी। ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी और बीमारी की वजह से खदशात हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें थोड़े से अलर्ट रहना चाहिए और इस हवाले से कंसल्ट करना चाहिए। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी यश साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी, इस हवाले से तफसील जानने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ अपने तमाम नाज़रीन से अपील है कि आप भी हमारे इस शो में जुड़ सकते हैं, चलती रहेगी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब से आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरात आप डायल करने हैं और हमसे जुड़ जाना है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालात को डॉक्टर से पूछ सकते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है। इस बीच कई लोग जो दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं उनको खदशा लाहक रहता है कि क्या उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो उनको खदशात लाहक रहती हैं, उनकी फैमिली को खदशात लाहक रहती हैं कि क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यश साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर उनको कोविड हो जाए तो ज्यादा खराब हो सकता है कोविड उनके केस में, तो उनके लिए बल्कि जरूरी है कि वो वैक्सीनेशन लगवा लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। तो ये एक गलत फहमी है लोगों को, तो ये गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए क्योंकि इसको लगाने में फायदा ज्यादा है। लगवाने से पहले क्या उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करने की जरूरत है या फिर बगैर सोचे वैक्सीन लेना है, सभी को लेना है तो उन्हें भी लेना चाहिए? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन देखो जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक अच्छी आदत है कि जो आपका इलाज कर रहा है उसको आप बता दो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जैसे किसी को किडनी की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है कोई, या किसी को जैसे प्रेगनेंसी है, कुछ भी जो दूसरा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको एक फोन कर दीजिए आप, या किसी तरीके मैसेज कर दीजिए कि मैं वैक्सीनेशन लगाने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, वो बोल देगा नहीं है, सो इट्स फाइन। ये एक अच्छी आदत है। ठीक है। संतोष साहब, आपके पास लौटेंगे। आपने कहा कि पूरे कोरोना दौर में आपने 3 इन रोबोट को बनाया है, लेकिन इससे पहले भी कई रोबोट्स आपने बनाए हैं, तो क्या वो सिर्फ खुद ही बनाए हैं या किसी कंपनी के साथ आपने टाई अप करके बनाया? नहीं, ये सारे रोबोट मैंने नहीं, ये नहीं, इससे पहले जो आपने बताया कि इससे पहले भी आपने बनाए हैं कई सारे रोबोट्स। इसके पहले के भी आज सारे, इसके पहले के भी सारे रोबोट्स मैंने अकेले ही बनाए हैं। और जब भी कभी हमें ज्यादा रोबोट्स की जरूरत पड़ती है, कई मांग होती है, तो मेरी टीम उन रोबोट्स को जो कॉपीज है उसको बना के देती है। तो मेरे टीम का काम वही होता है कि रोबोट्स को रिवर्स इंजीनियर करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाए। लेकिन जो पहला रोबोट बनता है वो मैं ही बनाता हूँ। जो 18 रोबोट मैंने जैसे आपको बताया कि बनाए हैं, वो मैंने बिल्कुल अकेले बनाए थे। 18 रोबोट और सभी रोबोट वो काम में इस्तेमाल लिए जा रहे, बाकी ये तीन को छोड़कर बाकी रोबोट्स? हाँ, वो रोबोट्स मैंने कुछ कंपनीज के लिए बनाए हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए बनाए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए हैं। ऐसे मुझे मांग आती है, जैसे हम कस्टमाइज करते हैं, हमारे पास हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो कुछ कस्टमाइज आइडिया लेके आते हैं कि हमें ऐसे कुछ चीज बना के चाहिए, ऐसा कोई रोबोट बना के चाहिए, तो हम उनको उस प्रकार का रोबोट बना के देते हैं। ठीक है। यश गुलाटी साहब, तरीके इलाज को लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं डर था और हमेशा जो गाइडलाइंस आ रही हैं, बार बार चीज़ें बदल जा रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं, पहले तो महकमे सेहत हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रहा था, अभी ये कह रहा है, पहले ये करना था, अभी ये दवा नहीं खानी है। तो वबा है, ये पहले तो आई नहीं, ये बीमारी का किसी को एक्सपीरियंस है नहीं। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि वायरल जितनी भी डिजीज है उनका जुकाम तक का इलाज नहीं है, तो वो अपने आप बॉडी इम्यूनिटी उसको फाइट करती है और हम ऐसी जो चीजें करते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ये जो वायरस है, तो ये तो हैवी न्यू वायरस है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। तो शुरू में हाँ अपना दिमाग लगा के डॉक्टर जो बोला शायद ये काम करेगा, किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया। तो ये ऐसी वबा थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि टाइम नहीं था ये एक्सपेरिमेंट करने का। नॉर्मली हमेशा डबल ब्लाइंड ट्रायल होते हैं, एक को एक दवाई दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती, किसी को मालूम नहीं होता कौन सी दवाई दे रहे हैं, फिर देखते हैं किस में कारगर हुई या किस में नहीं हुई। तो इस चीज का टाइम था नहीं इस केस के अंदर, तो इसके अंदर ट्राई करना ही था। जो चीजें कारगर
हुई उनको रख रहे हैं, जो नहीं हुई उनको नहीं रख रहे हैं। जैसे पहले बहुत शोर मचा था प्लाज्मा प्लाज्मा करके, अब वो बोल रहे हैं नहीं इफेक्टिव है। और इतनी दवाइयां जो रेमडेसिविर ये वो कितना शोर मचा था, यूएस के प्रेसिडेंट, तो लेकिन आइवरमेक्टिन ये वो, तो लेकिन देखो ये एक इवॉल्विंग साइंस है, ये कोई नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट साइंस है। जो आज से 100 साल पहले यानी ये कहा जा सकता है जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे स्टडी होती गई, वैसे वैसे गाइडलाइंस जारी होती रही। आपने देखा होगा कि ये इमरजेंसी अप्रूवल्स दिए गए हैं, नॉर्मली इमरजेंसी अप्रूवल्स नहीं दी जाते हैं दवाइयों के। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें कॉल शो में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम के सैयद गौसुद्दीन बोल रहा हूँ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से जी, तेलंगाना स्टेट से जी स्टेट जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं। देखिए मैडम, मैं एक वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मेरी उम्र 68 है। वैक्सीनेशन आप नहीं लगाना चाहते? आपकी उम्र जो है 68 ईयर्स है, क्यों नहीं लगाना चाहते? नहीं, कुछ मुझे शक है उसमें, कुछ ठीक नहीं है, फला है अम्मा का ऐसा। अच्छा, आपको डर है वैक्सीन के हवाले से? जी जी। तो किस तरह का डर है? नहीं कि ये कि ठीक नहीं है, कुछ वैक्सीन ठीक नहीं है, कुछ बुखार आ रहे हैं, कुछ कुछ हो रहे हैं उसमें, कुछ मर रहे हैं लोग। यश गुलाटी साहब, मैं आपसे पहले कह रही थी ना कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस डर में मुब्तला हैं कि वैक्सीन लगाना सही नहीं है। करीमगंज से ये कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हाँ, ये डर जायज नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ये डर जायज नहीं है। कुछ लोग बिना बात के अफवाहें फैलाते हैं और आप जैसे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। आप देखिए, मैंने दोनों वैक्सीन लगाई है, मेरी मदर हैं वो 85 ईयर ओल्ड है, उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, हमारे आसपास सब ने लगाई हैं, पूरी मेडिकल कम्युनिटी ने लगाई हैं। बिल्कुल। अब तो बच्चों का भी ट्रायल शुरू हो गया है, बच्चों को भी शुरू हो गया, तो आप प्लीज घबराएं मत, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये एक तरह से सड़क पे गाड़ी चलाने वाली बात है कि अगर एक आदमी गलत गाड़ी चलाएगा तो दूसरे का भी नुकसान हो सकता है एक्सीडेंट से। तो आप तो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं ना वैक्सीन लगा के, आप अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करेंगे ना लगा के। तो ये आपका फर्ज बनता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। बिल्कुल, तो वैक्सीन जरूर आप लगवाएं। आप यश गुलाटी साहब और मेडिकल फैटर्निटी की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि आज कानपुर में बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत हो गई है और 50 बच्चों पर ये ट्रायल किया जा रहा है। तो जब बच्चों को दी जा रही है तो आप समझ सकते हैं अभी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर तकरीबन कुछ दिनों पहले तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग अब तक वैक्सीनेट हो गए हैं। तो आपको डरने की जरूरत कोई नहीं। इस बीच एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? कौन, क्या सवाल? जी, मैं श्रीनगर से बसपोरा से बात कर रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, एक्चुअली 20 डेज बिफोर मुझे ये हुआ था कोरोना वायरस। हमें सब था, फैमिली को सब मतलब पॉजिटिव आए थे। तो अब मुझे मतलब फैमिली सारी ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ये सूजन होती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है सुबह। अच्छा, तो आपने कहीं कंसल्ट नहीं किया डॉक्टर से? आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन उसने बोला कि आपको थायराइड की वजह से मत होगा या मतलब खून की कमी की वजह से मत होगा। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं सुबह उठती हूँ मुझे इतनी स्वेलिंग क्यों होती है फेस को? ठीक है डॉक्टर यश साहब। देखो, आपने ऑलरेडी दिखा लिया है डॉक्टर को, जिन्होंने आपको फिजिकली आपका मुआयना किया है, तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। तो इसलिए जो देखिए, जो कोविड के बाद में कुछ लोगों को कुछ हफ्तों तक दर्द रहती है हाथों में, पैरों में, या कभी कभी जोड़ों में, या कुछ खांसी थोड़े दिन कई लोगों को रहती है। तो ये सूजन हल्की हल्की किसी को उसकी वजह से हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपका डॉक्टर साहब ने मुआयना कर लिया है और वो आपको ये कह रहे हैं कि हो सकता है थायराइड या कोई और वजह से है, तो उसकी आप जांच करा लें और आपको पता लग जाएगा। और अगर मान लो कि कोविड के कारण थोड़े बहुत रेजिडुअल इफेक्ट हैं तो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। तो ठीक है। संतोष साहब ने तकरीबन 18 रोबोट बनाए हैं। आपको ये कब ख्याल आया, अगर अर्ली एज की बात करेंगे कि इस फील्ड में आपको जाना है, और आपको कुछ चैलेंजेस भी हुए होंगे? हाँ,
हाँ, चैलेंजेस तो बहुत है। देखिए, अभी तक का जो सफर रहा है वो भी बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि 18 रोबोट्स बनाना कोई आसान बात नहीं थी। बिल्कुल। इसके आगे का जो चैलेंज होगा कि ये जो रोबोट्स है इनकी जो हमें कॉपीज बनानी है, पहले तो हमें देखना होगा कि सरकार इसे किस तरह से देखती है, सरकार कितनी इच्छुक है ये रोबोट्स को एक्चुअली कोरोना के लिए काम में लाने के लिए। और वैसा अगर दिखता है तो हमारे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हमें ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बनाने होंगे। और मैं समझता हूँ ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला रोबोट जब बन जाता है तो उसकी कॉपीज बनाना बहुत आसान होता है, वो इतना कोई बड़ा चैलेंज होता नहीं। जो चैलेंज होता है वो पहला रोबोट बनाने में ही होता है, फिर तो आपको बस उसे कॉपी करना है, वही टेक्निक को आप कॉपी करोगे। बिल्कुल, कॉपी तो किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत जो करनी होती है वो बड़े मरहले से गुजरती हैं चीजें तमाम। संतोष साहब, आपके इस कोशिशों को न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से सलाम करता है और ऐसी ही कोशिशें आपकी जारी रहें और हिंदुस्तान का नाम आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। हम सब आपके जज्बे को सलाम करते हैं। साथ ही साथ यश गुलाटी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया अपने मुफीद मशवरों से नाज़रीन को नवाजने के लिए। तो चलती रहेगी जिंदगी में, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।